ऑलराइट, आज कोटा का मौसम बहुत शानदार हो रखा है। मतलब आप कोटा में होते तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आज क्लाइमेट बहुत अच्छा है कोटा का। तो आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ कोटा का क्लाइमेट कैसा है। मथुरा का भी ऑल राइट। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था, हरियाणा में भी ओ हो रावत भाटा का भी, दिल्ली में भी। मैं ही जानना चाह रहा था बच्चे कहाँ कहाँ से एक्चुअली। गोरखपुर में भी, आगरा में भी। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं तो अरे बाप रे, कहाँ कहाँ से, बहुत जगह से बच्चे हैं। वाह वाह, शानदार। तो कुछ बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस कब होगा, फलाना ढिमकाना एंड ऑल दैट। ऑलराइट, तो सारे सवालों का जवाब अपन लास्ट में लेंगे, ठीक है। अ, वो सारे सवालों का जवाब अपन लास्ट में करेंगे। सबसे पहले जो छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है पहले उसे खत्म करते हैं, और फिर अपन रिमेनिंग बातें करते हैं। ओके, तो जो छोटा सा सेक्शन बचा पहले उसे खत्म करते हैं, तो उसका ध्यान चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डिफेक्ट के ऊपर। मैंने कहा देखो जो डिफेक्ट है यार, आप सबका ध्यान चाहिए। छोटी सी बात है, तब तक प्लीज लिसन केयरफुली। ओके, और मैं आपको पहले बता दूं, पहले ही टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, हमारा जो सॉलिड स्टेट है वो पूरा का पूरा चैप्टर है ना। मतलब मैं चैप्टर को दो सेक्शन में डिवाइड करूं, तो जो एक सेक्शन है वो पूरा मैथमेटिकल वाला, वो जो सारी कहानी आपने पढ़ी वो सब, और जो दूसरा सेक्शन है वो डिफेक्ट है। मतलब या तो सवाल बाकी सेक्शन से आता है, एक ही आता है, और या तो सवाल डिफेक्ट से आता है। तो डिफेक्ट जो एक बहुत छोटा टॉपिक है, बट इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है जितना चैप्टर का बाकी हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये है, डोंट थिंक ये एक सिंपल टॉपिक है, हम कर लेंगे, नेवर थिंक दिस। जो पेपर का नेचर चल रहा है उसमें किसी भी छोटे टॉपिक को, किसी भी बड़े टॉपिक को एक इक्वल तरीके से पढ़ना है। हर सवाल आपको करना है। मतलब वही वाली बात है, जब किसी चैप्टर को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि नीट में अगर उसका सवाल कहीं से आए तो बनना चाहिए। क्लियर। तो डिफेक्ट की बात चल रही थी, मैंने कहा डिफेक्ट क्या होता है। इसे मैंने कहा डिफेक्ट क्या होता है के बाद आया डिफेक्ट कितने टाइप का होता है। डिफेक्ट स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। राइट, जहां तक मुझे याद है आपके बैच में इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी हो चुका था क्या। मैंने कहा था इमेजिन करो ये NaCl का सॉलिड, इसमें स्ट्रोंशियम आ गया, वो Al3+ वाली बात हो चुकी। तो मैंने कहा एक होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसा इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी, मतलब कोई थर्ड सब्सटेंस आ चुका है, दिस इज इम्प्योरिटी। डिफेक्ट कभी भी आएगा, डिफेक्ट आने के बाद जो क्रिस्टल है, जो सॉलिड है, उसकी न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है, चाहे स्टोइशियोमेट्रिक हो, चाहे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हो, चाहे इम्प्योरिटी हो। सो द नेक्स्ट इफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। बच्चों, इसका नाम है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, मतलब इसमें स्टोइशियोमेट्री मेंटेन नहीं रही डिफेक्ट आने के बाद। मतलब अगर पहले फॉर्मूला ए बी था, अगर पहले फॉर्मूला ए बी था, तो डिफेक्ट आने के बाद जो फॉर्मूला है वो बदल गया। मतलब पहले एक कैटायन पे एक एनायन हुआ करता था, पहले स्टोइशियोमेट्री 1:1 का हुआ करता था। लेकिन जैसे ही डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट ऐसे आया कि जो स्टोइशियोमेट्री है बदल गया, कैटायन और एनायन का जो रेशियो है बदल गया। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मूला लिख दिया A0.95B। कहने का मतलब है कि अब एक बी के ऊपर ए का 0.95 का रेशियो आ गया। पहले रेशियो क्या था, 1:1 का, लेकिन अभी रेशियो कैसा आ गया, 0.9 का। तो ये हो सकता है ये डिफेक्ट ऐसे आया हो, या हो सकता है कि बच्चों ये डिफेक्ट ऐसे आया हो। मीन्स टू से कि अभी जो रेशियो है वो ऐसा हो गया। तो जब कभी डिफेक्ट आता है और ऐसे आता है कि स्टोइशियोमेट्री बदल जाता है, वही नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। अब जो नॉन स्टोइशियोमेट्री है, मतलब स्टोइशियोमेट्री बदल गई, मतलब जो रेशियो है बदल गया। तो कभी कैटायन ज्यादा तो कभी कैटायन कम, मतलब कभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है तो कभी मेटल डेफिशिएंसी। यहां पे जो वर्ड मेटल रिप्रेजेंट कर रहा वो कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो कभी कैटायन ज्यादा है तो कभी कैटायन कम है। ऑलराइट, अब कैटायन कैसे कैसे ज्यादा हो सकता है। तो कैटायन ज्यादा होने के दो तरीके, या तो सच में खुद कैटायन ज्यादा हो, या तो सच में खुद कैटायन ज्यादा हो, या तो जो एनायन है वो कम हो। जब एनायन कम होगा तो ऑटोमेटिक कैटायन भी तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सच में कैटायन ज्यादा हो, या तो हो सकता है कैटायन कम हो गया। इन द सेम वे अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब वहां पे जो मेटल है वो कम हो गया। तो मेटल कम कैसे हो गया, ऐसा क्या हुआ कि मेटल कम हो गया। तो आइए एक एक करके समझते हैं मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस की। तो ये जो मेटल एक्सेस हुआ मतलब कैटायन ज्यादा हुआ,
तो इस वाले में जब कैटायन ज्यादा हुआ तो ऐसे ज्यादा हुआ कि वहां पे जो एनायन है उसकी वैकेंसी आ गई, मतलब जो एनायन है वो कम हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ समझने के लिए आओ एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये हमारे सामने NaCl का सॉलिड है। किसका सॉलिड है? NaCl का। सब कुछ इसमें बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। अभी ये क्रिस्टल आइडियल कैसा है? आइडियल। जैसे ही आपने NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट किया, व्हाट इज दिस? सोडियम वेपर। मैंने सोडियम वेपर बोला यानी कि सोडियम गैसेस फॉर्म है, इसीलिए आप देखो यहाँ पे Na सेपरेट है, मींस टू से दे आर द वेपर। अगर कभी NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट किया जाता है, तो हम हीट कर रहे भूलना नहीं, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन होने से क्या होता है कि इसमें से Na प्लस और Cl माइनस में वाइब्रेशन हो रहा। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि ये वाला जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस यहां से बाहर निकल गया। सर ये Cl माइनस यहां से बाहर क्यों निकला? क्योंकि यहां पर जो ये Na था वो इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहा, तो यहाँ पे NaCl बन गया, और जैसे ही NaCl बनने लगा मतलब साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। बच्चों जैसे ही ये Cl माइनस यहां से चला गया, तो Cl माइनस के जाते ही यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी क्रिएट हुई एक बार, लेकिन Cl माइनस जैसे कम हो गया तो Na प्लस डोमिनेट करने लगा, मतलब वो जो क्रिस्टल था उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने लगा। जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं कि डिफेक्ट आने के बाद कभी भी न्यूट्रलिटी में कोई सवाल नहीं खड़ा होता, या न्यूट्रलिटी कभी डिस्टर्ब नहीं होता। तो जैसे ही Cl चला गया बच्चों, Cl के जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने लगा। उसी चीज को बैलेंस करने के लिए ये जो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाने लगा। बच्चों ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। जैसा कि आप सब ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन करता है। आई होप आप सबको याद होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। द बेस्ट पार्ट इन दिस सिचुएशन इज वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बामर सीरीज में लाई करता है, मतलब उसमें से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो विजिबल है, मतलब उनका एक कलर है। तो जैसे ही Cl माइनस जाता है एक वैकेंसी क्रिएट होता है, क्योंकि अब वो न्यूट्रल नहीं रहता है और दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल होने के कई रास्ते हैं, कभी एनर्जी का, तो कभी इक्विलिब्रियम का, तो कभी न्यूट्रलाइजेशन का। कोई चार्ज नहीं रहना चाहता, हर कोई न्यूट्रल रहता है। चार्ज मजबूरी में बनता है, और जैसे ही चार्ज बनता है वैसे ही वो कहीं ना कहीं अटैक करता है, कहीं ना कहीं से कंबाइन होता है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी न्यूट्रल। तो जैसे ही Cl माइनस यहां से गया, इसे न्यूट्रल बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया मतलब एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया। तो जैसे लोअर एनर्जी स्टेट में आता है बच्चों, वैसे ही क्या होता है कि हमें कलर ऑब्जर्व होने लगता है। मतलब आप देखो जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया एक बार, इलेक्ट्रॉन आ गया एक बार, कलर आने लगा दूसरी बार। जिस पॉइंट की वजह से कलर आया बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं? एफ सेंटर। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन आके रिसाइड करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आके फिट हो जाता है, दैट पर्टिकुलर सेंटर इज नोन एज एफ सेंटर। ये जो एफ होता है इसका मतलब होता है फारवे सेंटर, और फारवे सेंटर मतलब कलर सेंटर। यही वो सेंटर है जहां से उस क्रिस्टल में कलर आ रहा। क्लियर? तो इस डिफेक्ट तो है क्योंकि कैटायन एनायन अपनी जगह से चला गया। एनायन अपनी जगह से गया, तो जैसे ही एनायन चला गया उसको न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन आया। तो कहीं ना कहीं क्रिस्टल पूरा न्यूट्रल है, लेकिन अभी जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो कैटायन की संख्या है, जो Na प्लस का नंबर है, वो Cl माइनस के नंबर से ज्यादा है। अगर आप रेड और ग्रीन बॉल को काउंट करें तो यू विल फाउंड कि जो ग्रीन बॉल है उनका नंबर अब रेड बॉल से ज्यादा है। ये कहने का मतलब है बच्चों कि अब कैटायन ज्यादा है। कैटायन ज्यादा है मतलब मेटल एक्सेस है। इसे हमने कहा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पर यहाँ पे जो मेटल का एक्सेस हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि एनायन कम हुआ। तो वही मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि जो नॉन स्टोइचियोमेट्री होता है उसमें कभी कैटायन ज्यादा तो कभी कैटायन कम होता है। कैटायन ज्यादा दो तरीके से होता है, कभी सच में ज्यादा होता है तो कभी एनायन कम होता है। जो मैंने आपको पहला केस बताया इसमें एनायन कम हो गया तो ऑटोमेटिक कैटायन ज्यादा हो गया। इसे हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आई होप आप सबको समझ में आया।
आई होप आप सबको समझ में आया। आया क्या? इन द सेम वे बच्चों, एक दूसरी सिचुएशन, जो दूसरी सिचुएशन है वो है जिंक ऑक्साइड की। इमेजिन करो ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। अब हम जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं, क्लियर? सर आप बार बार ये हीट क्यों कर रहे हो यार? NaCl को भी हीट किया, जितने सबको हीट करें। जब तक हम हीट नहीं करेंगे तब तक वाइब्रेशन नहीं होगा, और जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक वो अपनी लोकेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। यार डिफेक्ट आता ही तभी है जब कैटायन एनायन में वाइब्रेशन होता है, वरना 0 केल्विन पे तो हर क्रिस्टल आइडियल होता है। आइडियल क्रिस्टल जिसकी जो पोजीशन है वहीं पे है। तो जो सेकंड सिचुएशन है, इसमें हमने जिंक ऑक्साइड को हीट किया। जैसे ही जिंक ऑक्साइड को हमने हीट किया, वैसे यहां पे बना जिंक 2+, साथ में आया हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन आया। क्लियर? अब जरा सुनिएगा। इमेजिन करो ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। अब इसे हम हीट कर रहे हैं तो उससे जिंक 2+ आ रहा है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होकर बाहर चली गई, और साथ में कौन बचा? इलेक्ट्रॉन। इसे डायग्राम से समझते हैं। तो इमेजिन करो ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, ठीक है, इसे मैं ऐसे बताता हूं बच्चों। इमेजिन करो ये सिचुएशन पहले ऐसी थी, ठीक है, जब डिफेक्ट नहीं था। जब डिफेक्ट नहीं था तो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल कुछ ऐसा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्रिस्टल कुछ ऐसा था। जैसे ही आपने हीट किया तो हीट करने से जो एनायन है, दैट इज ऑक्साइड, वो एनायन बाहर निकल गया। तो जैसे ही एनायन बाहर निकला, इमेजिन करो वो क्रिस्टल का कुछ हिस्सा है जहां से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा। तो जो जिंक 2+ आयन बचा, वो जिंक 2+ क्या होता है, रिमेनिंग सॉलिड में जाके वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां फिट हो गया। तो ऐसा हमें लगता है कि कैटायन जितना पहले था, मतलब अगर हम रेड बॉल को गिने पहले, तो पहले कितनी रेड बॉल थी? 2 टू 4 टू 6 टू 8। लेकिन जो ये जिंक 2+ है जो आके यहां फिट हो गया है, उससे कैटायन का नंबर ज्यादा हो गया, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आके यहां फिट हो जाता है। तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, लेकिन कैटायन आज ज्यादा हो गया। क्योंकि कैटायन ज्यादा हो गया तो इसे हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन आज कैटायन ज्यादा होने के लिए सच में इस पर्टिकुलर लैटिस में कैटायन ज्यादा हुआ। तो एक बच्चा मुझसे कहता है, सर जिंक ऑक्साइड को हीट करने से हमेशा यही डिफेक्ट हो, क्या कोई जरूरी है? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है शॉर्टकी हुआ हो सकता है फ्रैंकल हुआ, हो सकता है स्टोइचियोमेट्री मेंटेन रहा हो, या हो सकता है ऐसा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। जिंक ऑक्साइड के पर्टिकुलर केस में ऐसा होता है, पर किसी भी सॉलिड में कुछ भी हो सकता है। अपन तो पढ़ रहे डिफेक्ट इतने टाइप का होता है। क्लियर? तो ये जो आपके सामने है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। तो इंटरस्टिशियल कैटायन में, इंटरस्टिशियल स्पेस में एक कैटायन आके फिट हो गया। अगेन दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कोई दिक्कत? ये तो था सारा किस्सा मेटल एक्सेस का। इन द सेम वे अगला डिफेक्ट है मेटल डेफिशिएंसी। इसका नाम क्या है? मेटल डेफिशिएंसी। मतलब मेटल कम हो गया, मतलब कैटायन कम हो गया। मतलब पहले अगर कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 का था, तो अब वो रेशियो बदल गया। इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है FeO। सच में इसका फॉर्मूला यही होता है, लेकिन जैसे ही डिफेक्ट आता है, तो डिफेक्ट आने के बाद ऐसा पाया गया बच्चों कि इसका जो फॉर्मूला है वो बदल के कुछ ऐसा हो गया। कभी 0.93 होता है, तो कभी 0.95 होता है, कभी 0.96, कभी कुछ होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बदल गया। फॉर्मूला बदल गया मतलब स्टोइचियोमेट्री बदल गया। स्टोइचियोमेट्री बदल गया को फील करना है। पहले एक एनायन पे एक कैटायन हुआ करता था, पर अब एक एनायन पे एक कैटायन नहीं है, 0.96 कैटायन है। मतलब स्टोइचियोमेट्री बदल गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ? आओ इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इमेजिन करिए ये हमारे सामने FeO का क्रिस्टल है। ये FeO का आइडियल क्रिस्टल है, मतलब 0 केल्विन की सिचुएशन है। सभी अपनी पोजीशन पे बैठे, Fe2+ अपनी पोजीशन पे, ऑक्साइड अपनी पोजीशन पे, एंड सो ऑन। क्लियर? इन सभी की जो पोजीशन है वो बिल्कुल फिक्स है और बैठे। अचानक से क्या हुआ? इनमें डिफेक्ट आया। बच्चों होता क्या है, कुछ आयन ऐसे होते हैं जो अपने एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे कॉपर है, तो कॉपर कभी +1 तो कभी +2 में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, आयरन Fe+2 Fe+3 में एग्जिस्ट करता है।
तो ये डिफेक्ट तभी आता है जब वो आयन अपने एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एडजस्ट करता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर ऐसा तो तभी होगा जब अक्सर वो डी ब्लॉक हो। हाँ, अक्सर डी ब्लॉक में होगा, सच बात है। तो जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जिसमें मेटल कम हो जाता है वो तभी होता है जब आयन अपने एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एडजस्ट करता है। अब क्या होता है जरा सुनिएगा। इमेजिन करिए एक आइडियल क्रिस्टल था, अब इसमें कहीं से आ गया Fe3+। क्या आ गया? Fe3+। तो जैसे ही Fe3+ आया तो जहां कहीं पर Fe2+ था ये कन्वर्ट हो गया Fe3+ में। ध्यान से देखिएगा, पहले इस वाले सर्कल पर क्या था? Fe2+। अभी क्या हो गया? Fe3+। पहले क्या था? Fe2+। अभी क्या हो गया? Fe3+। जैसे ही Fe2+ को हटा के Fe3+ आता है, जैसे ही Fe2+ को हटा के उसी जगह पे Fe3+ आता है, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल आपका अब न्यूट्रल नहीं रहता। बच्चों, चाहे स्टोइचोमेट्रिक हो, चाहे नॉन स्टोइचोमेट्रिक हो, चाहे इंप्योरिटी हो, न्यूट्रलिटी कभी डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे ही Fe3+ आया तो इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। तो इसे न्यूट्रल बनाने के लिए अब हमें और Fe2+ को निकालना होगा ताकि ये न्यूट्रल रहे, क्योंकि अभी कौन सा चार्ज ज्यादा है? पॉजिटिव। तो और ज्यादा Fe2+ को हटाएं। अब कैसे हटाएं? एक Fe2+ पे चार्ज है 2 का, तो हमने कैलकुलेशन ये करी कि 3 Fe2+ को हटाते हैं, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज को हटाते हैं, तो 3 Fe2 पॉजिटिव को रिप्लेस करने के लिए आएंगे 2 Fe3 पॉजिटिव, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज गया तो उसकी जगह पे 6 पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन जब हम नंबर की बात करें तो नंबर कुछ ऐसा है कि 3 Fe2+ गया तो 2 Fe3+ आया, मींस टू से उसे कंपनसेट करने के लिए एक वैकेंट स्पेस आया। 3 Fe2+ गया तो 2 Fe3+ आया, मींस टू से उसे कंपनसेट करने के लिए एक वैकेंट स्पेस आया। यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहां पे मेटल की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। अगर हम मेटल को काउंट करें तो पहले 2 2 4 2 6 2 8 हुआ करते थे, लेकिन जब वैकेंसी आ गई तो अब उनका नंबर 8 नहीं, उनका नंबर 7 है। हाँ, ये क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है। हाँ, ये क्रिस्टल पहले भी न्यूट्रल था, पर क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का ये एलिमेंट आ गया, आयन आ गया, उससे कैटायन का नंबर कम हो गया। क्योंकि कैटायन का नंबर कम हो गया बच्चों, इसे ही कहते हैं हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, राइट। तो जो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, कभी मेटल एक्सेस तो कभी मेटल डेफिशिएंसी होता है। मेटल एक्सेस के दो केस, एक NaCl वाला, एक जिंक ऑक्साइड वाला, आपको याद होना चाहिए। मेटल डेफिशिएंसी का एक केस जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आके वहां पे फिक्स हो गया। क्लियर? बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया इसमें एक बड़ा प्यारा सवाल बनता है, और मैं सही बताऊं ये जो सवाल है सॉलिड स्टेट के इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है। मतलब जब भी यहां से सवाल आता है अक्सर इसी टाइप का आता है। तो ये सवाल कैसे करना है मैं आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच बता रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। सवाल क्या है बच्चों? ऑक्साइड ऑफ आयरन हैज द फॉर्मूला Fe0.93O100, राइट? ये फॉर्मूला है। सवाल कह रहा है देन कैलकुलेट। एक बार ऐसा करो ना, आप सभी लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करो। एक बार मैं देखता हूं कितने लोगों से सवाल बना, राइट? एक बार आप अटेम्प्ट करो। एक बार आप सभी लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करें और आंसर कितना आ रहा मैं देखना चाहता हूं, ताकि मैं समझ जाऊं किसी ने आंसर दिया कि नहीं दिया, फिर मैं वैसे सिखाऊं, राइट? कुछ बच्चों ने आंसर दिया है और कुछ ने नहीं दिया। कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और कुछ ने सही आंसर दिया, वेल, वेरी गुड। अब ये सवाल कैसे करना है, जिन्होंने आंसर दिया, जिन्होंने नहीं दिया, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, आप सबका मुझे 100% ध्यान चाहिए, 100%। बच्चों, ये सवाल करने का एक लॉजिक है, एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है सुनिएगा। आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दिया होगा Fe0.93O1, राइट? आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना वो सुन लो।
जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये बन जाता है Fe93O100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके वजह से सोचना फील करना थोड़ा आसान होता है। Fe0.93O1 लिखा था तो बच्चों को फील नहीं आता, लेकिन जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो वो फील आने लगता है। फील क्या, जरा सुनिएगा। इसका फॉर्मूला ऐसा है, इसका फॉर्मूला ऐसा है कि 100 ऑक्साइड आयन पर टोटल 93 Fe। हेलो, 100 ऑक्सीजन पर 93 Fe है। मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें स्टोइशियोमेट्री तो मेंटेन नहीं है, नंबर वन। अब ये कैसे है पहले वो देखो कि 100 ऑक्सीजन पे 93 Fe है टोटल। अब यार सिंपल सी बात है, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल तो है। न्यूट्रल है का मतलब ये है भले 93 आयरन है, पर 93 आयरन का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, 93 आयरन का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो 100 ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है। वो 100 ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है। सर आपको कैसे पता चला कि बैलेंस कर रहा? क्योंकि ये न्यूट्रल है। सर आपको कैसे पता चला कि न्यूट्रल है? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हमने इसका कंक्लूजन निकाला कि 93 आयरन का जो चार्ज है वो 100 ऑक्सीजन के बराबर है। क्लियर? बच्चों एक बात देखो, जो 100 ऑक्साइड आयन है उनका जो टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज बताओ वो कितना है, वो है 200। क्यों? एक ऑक्सीजन पे चार्ज है 2 का, तो 100 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा 200 का। ये बात तो पक्की है। अब मुझे ये पता चल गया कि 93 Fe का टोटल चार्ज भी 200 है तो कंफर्म, पर उनमें से किसका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो अपन मान लेते हैं इनमें से कुछ Fe3+ है, इनमें से कुछ Fe2+ है। सर आपके दिमाग में इन्हीं का ख्याल क्यों आया? क्योंकि सवाल में Fe3+ स्पेसिफाइड है और अपने को पता है कि जो आयरन है वो दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Fe3+, Fe2+। ये अपने को पता है। लिसन केयरफुली। या तो सवाल देगा, अगर कोई हाइपोथेटिकल कैटायन होगा तो वो लिख के देगा, हमें पता है कि ये है। तो जो Fe3+ है हमने उसका नंबर अपने से x मान लिया। कितना मान लिया? x। तो ऑब्वियस सी बात है Fe2+ कितना होगा? 93 - x। टोटल Fe के कितने एटम है? 93। उसमें से Fe3+ कितने? x। तो Fe2+ कितने? 93 - x। लिसन केयरफुली, मुझे ये पता चल गया कि टोटल 93 आयरन में से Fe3+ का नंबर है x और Fe2+ का नंबर है 93 - x। लेकिन हमें तो x निकालना है। तो x निकालने का फंडा ये है कि Fe3+ का टोटल चार्ज, Fe2+ का टोटल चार्ज, इन दोनों चार्ज को बैलेंस कर दो 200 से। क्यों? हाँ, ये जो फॉर्मूला है उससे हमें पता चला कि 93 आयरन का जो टोटल चार्ज है वो 100 ऑक्सीजन के बराबर है, यानी 93 आयरन का जो टोटल चार्ज है वो पक्का 200 है। वो पक्का 200 है। अब कितना होगा? तो Fe3+ का नंबर है x। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक Fe3+ पे चार्ज है 3 का, एक Fe3+ पे चार्ज है 3 का, एक Fe3+ पे चार्ज है 3 का, तो x Fe3+ पे चार्ज है 3x का। इन द सेम वे एक Fe2+ पे चार्ज है 2 का, एक Fe2+ पे चार्ज है 2 का, तो 93 माइनस x Fe पे चार्ज होगा 93 माइनस x इंटू 2 का। और जो टोटल चार्ज है पक्का 200 के बराबर है, तभी तो निगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस कर रहा है ना यार। तो मुझे पता चल गया कि इसका जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 200। अब हमें सॉल्व करना है x को। बस x सॉल्व किया, तो जैसे ही x सॉल्व किया यानी हमें Fe3+ का नंबर मिला। बच्चों जब आप x को सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यू आती है 14। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। सवाल आपसे Fe3+ का नंबर नहीं पूछा था, सवाल आपसे पूछ रहा है Fe3+ का मोल परसेंट। सवाल आपसे Fe3+ का नंबर नहीं पूछा है, सवाल आपसे पूछ रहा है परसेंट। और परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है जो पूछा है वो अपॉन टोटल इंटू 100, जो पूछा है वो अपॉन टोटल इंटू 100। क्लियर? हम किसका परसेंट निकाल रहे हैं? Fe3+ का। तो किसका नंबर लिखेंगे? Fe3+ का। टोटल कितना है? 93 इंटू 100। जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो आता है रफली 15%। सो द करेक्ट आंसर इज 15%। इस सवाल में क्या करना है, जब कभी ऐसा कोई सवाल आए सबसे पहले उसे 100 से मल्टीप्लाई कराएं। 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज को इक्वेट कराएं। दैट्स इट।
एक बार ध्यान से इस पूरी अप्रोच को देख लो, बिकॉज दिस इज द वन स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मतलब स्टैंडर्ड ऐसा ऐसा करना है, ध्यान से देख लो। अब वेरिएशंस बस यहाँ पे आयन में होता है, और वेरिएशन यहाँ पर कभी परसेंट पूछता है, तो कभी नंबर पूछता है, तो कभी फ्रैक्शन पूछता है, बस यही है। क्लियर? क्या आप सबको ये समझ में आया? क्या आप सबको ये समझ में आया? ऑलराइट। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर यार सवाल में तो मोल परसेंट पूछा, सर आपने मोल निकाला नहीं। बेटा यार मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ाया था, वहां मैंने आपको कुछ बताया था, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं CO2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब है 10 कार्बन पे 20 ऑक्सीजन, इसका मतलब है 1 मोल कार्बन पे 2 मोल ऑक्सीजन। भाई साहब ये जो स्टोइशियोमेट्री है ये मोल को रिप्रेजेंट करती है, ये जो नंबर है ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा मैंने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले बताया था। किसी भी केमिकल फॉर्मूले में जो स्टोइशियोमेट्री होती है वो मोल को रिप्रेजेंट करती है, तो मुझे जो नंबर मिला है कहीं ना कहीं मुझे मोल मिला है, राइट? तो आपने मोल परसेंट पूछा है, तो मोल परसेंट इक्वल टू जिसका पूछा उसका अपॉन टोटल इनटू 100, सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग 15%। क्लियर? क्लियर? बच्चों एक खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? अभी सुनाता हूं, उसके पहले एक कंसेप्ट और बता देता हूं। अभी सुनाता हूं खुशखबरी, सुनना चाहोगे ना खुशखबरी? अभी सुनाता हूं, उसके पहले एक कंसेप्ट और बता रहा हूं। कंसेप्ट ये है बच्चों, पहले आपसे पूछता हूं, पहले आपसे पूछ रहा हूं, आप सबने NaCl आयनिक क्रिस्टल पढ़ा, आप सबने CsCl आयनिक क्रिस्टल पढ़ा? बोलो हाँ या ना, बोलो पढ़ा, बोलो पढ़ा, बोलो पढ़ा, हाँ पढ़ा, राइट? NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6:6, मतलब Na जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे बैठा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो फॉर्मूला क्योंकि 1:1 का है तो दोनों कितना हो गया? 6:6, बोलो हाँ या ना। सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्योंकि फॉर्मूला कैसा है? 1:1। याद आया? अब जो मैं कहने वाला सुनिएगा, पहले फील करना, पहले फील करना। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने से बदलता है, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने से बदलता है। बच्चों में एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इमेजिन करो हमारे सामने सॉलिड है, हमने प्रेशर बढ़ाया, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे? प्रेशर के बढ़ाने से पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे? जल्दी बताओ। पास पास आएंगे, तो पास पास आने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा घटेगा? पास पास आने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो एक रूल हमने बना लिया कि जब कभी प्रेशर बढ़ाया जाएगा, जब कभी प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बढ़ जाएगा, जब कभी प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। क्लियर? मेरा अगला सवाल है आप सबसे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन बढ़ेगा तो दूर दूर जाएंगे पास पास आएंगे? टेम्परेचर बढ़ाने से दूर दूर जाएंगे पास दूर दूर जाएंगे? दूर दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा बढ़ेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा। शानदार। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट? ये है बच्चों कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, और जब हम प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है। बस इसे एज अ पॉइंट याद रखिएगा। क्या याद रख पाओगे? मैंने आपको फील भी करा दिया, क्या याद रख पाओगे? याद रख पाओगे। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी आयनिक क्रिस्टल का वो यूनिवर्सल फिक्स नहीं है, इट वेरीज ऑन वेरिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। इज दिस क्लियर बच्चों? आज आपके पास दो दो खुशखबरी है, दो दो खुशखबरी, एक नहीं दो दो खुशखबरी है, मतलब सोने पे सुहागा है। सुनना चाहोगे? तो सबसे पहले खुशखबरी ये है, आप पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सबसे पहली खुशखबरी है आप पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, और दूसरी खुशखबरी है आप पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी खुशखबरी है आप पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, आप पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री। एक छोटा सा चैप्टर बचा है, दैट इज रेडॉक्स, विच इज रफली 2 to 3 लेक्चर, है ना? तो 2 से 3 लेक्चर का टॉपिक है जो अभी नहीं होगा, वो होगा बाद में। मतलब कल से आपका भी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं चलेगा। अब वो एक टॉपिक बचा है, तो हो सकता है वो मैं कराऊं या हो सकता है कोई और कराए, एनीथिंग कैन हैपन, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। ठीक है? तो ये जो आपको मैंने बताया ये था आपका सारा का सारा सिलेबस, और इस सिलेबस में आपको मैंने कल होमवर्क दे दिया था सारा का सारा, और आज का आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 2।
कल आपसे बहुत सारे सवाल नहीं बने होंगे, जैसे एक वो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला नहीं बना होगा। सॉलिड स्टेट में मैंने क्या पाया है बच्चों, कई बार बच्चों से पहली बार में सवाल नहीं बनते, लेकिन जब वो सवाल को दोबारा करेंगे तो बन जाएगा। जो मैंने पाया है, पहली बार में नहीं बनता, पर आप दोबारा करो आपसे बन जाएगा, दोबारा करो बनेगा पक्का। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, समझो यार है क्या ना, अपने फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर अपने आप में सब्जेक्ट है। मतलब सॉलिड स्टेट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये सब एक सब्जेक्ट है। तो हर चैप्टर की अपनी एक स्ट्रेटजी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पे एक स्ट्रेटजी पढ़ोगे, नो दिस इज नॉट। ये बाकी केमिस्ट्री की एग्जैक्टली सूर्य ने कहा सारे अलग है, हर चैप्टर का नेचर अलग है, हर चैप्टर की स्ट्रेटजी अलग है, हर चैप्टर क्योंकि इसमें अपने आप एक सब्जेक्ट है। सॉलिड स्टेट में अलग से रिसर्च होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अलग रिसर्च होता है, सरफेस में अलग होता है, काइनेटिक्स में अलग, हर चैप्टर का अपना स्वभाव अलग है। इसी वजह से तो जैसा गेम है वैसी स्ट्रेटजी है। तो सॉलिड स्टेट का नेचर ही ऐसा है। अब बच्चे से क्यों नहीं बनता वो सुन लो, उसके पीछे दो वजह, क्योंकि जो ये शब्द है ना, जो ये टेक्निकल शब्द है ना, वो दिमाग में एक बार में नहीं बैठते। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा कॉमन वर्ड्स को बोलते हो, आई एम अ गुड बॉय, है ना, या एक्सट्रीम इमरजेंसी। आप कोई बोले अटर इमरजेंसी, तो अटर वर्ड एक नया वर्ड, वो दिमाग में जल्दी सेट नहीं होता। तो वही वाली बात है। तो आपने क्या करना है कि जब इन सवालों को दोबारा लगाओगे तो बनेगा। तो जो मैं कह रहा हूं सुनिएगा, आप सब ने एक्सरसाइज 1-3 कर लिया होगा, उसमें से कुछ एक सवाल नहीं बने होंगे, वो आज करोगे बनेगा, इट्स माय प्रॉमिस। अब आप हो सके तो, जिनको कहते हैं ना चैप्टर बिल्कुल फ्लूइडिक चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह बहता हुआ चाहिए, अगर टाइम है तो आप सब एक बार एक्सरसाइज 1 को फिर से लगाना, और जब एक्सरसाइज 1 लगा लेना फिर एक्सरसाइज 2 को लगाना। एक्सरसाइज 2 को करने में आपको 45 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल पानी की तरह आपकी उंगलियों पे बहने लगेगा। वेरी वेरी सिंपल, फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले से सवाल करना है, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में नहीं जाना है। अभी जो एनसीईआरटी है उस पर आ जाए। मैंने आपको सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं कहा। द रीजन इज सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपका जो मेडिकल का सिलेबस है बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत सिंप्लीफाइड, इवन अभी तो और ज्यादा अपडेटेड है। ठीक है, तो आपको जो एनसीईआरटी है वो नहीं पढ़नी है, या अगर पढ़ना है तो केवल उन टॉपिक को पढ़ना है जो क्लास में पढ़ाया गया। जैसे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, फेरो फेरी एंड सो ऑन, है ना, जाने कितने कितने क्रिस्टल के नाम आएंगे, तो सारे सोगे और सोने तो पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। आपसे डिस्कस वही किया जाता है जो आपके सिलेबस में। क्लियर? तो आपको आंख बंद करके केवल वही पढ़ना है जो आपको बताया गया है। तो पहले मैंने बता दिया ऐसा नेचर है, जहां मैंने बोला एनसीईआरटी पढ़ने का वो पढ़ना है, जहां मैंने जिस टॉपिक बोला वो वैसा ही करना है। तो मैं साथ में बताते चला हूं कब कहां क्या पढ़ना है। तो एनसीईआरटी नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर अगर आप पढ़ते हैं तो वही पढ़ें जो क्लास में पढ़ाया गया है, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये था आपका सॉलिड स्टेट। इज दिस क्लियर? राजीव बेटा वो फिजिक्स में पढ़ लिया आपने, फेरी फेरो, थैंक यू प्रीतम बेटा। चलिए अब आ जाते हैं डिस्कशन में। ओके, तो अभी करते हैं सबसे पहले डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए भी मैं अवेलेबल रहूंगा, और अवेलेबल रहूंगा उनके लिए मैं व्हाट्सएप पे। डोंट वरी। थैंक यू अर्चना, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा आपने कहा कैसे करना है, तो नहीं बोला सर रिवीजन करवा दो एक बार, सर एक बार तो है, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सिलेबस होता है ना, सर सर कुछ और लेक्चर एक बार रिवीजन करा दो ना पूरा। तो आपको रिवीजन आपको करना है। कैसे बात करते हैं एक बार डिस्कशन कर लेते हैं फिर बात करते हैं। मैं कुछ आपसे बातें कर रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए, राइट? तो कुछ बातें हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं, जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो डेली क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो डेली क्लास में पढ़ाया जाएगा वो होगा हमेशा प्रायोरिटी पे, मोस्ट प्रायर। सेकंड थिंग, अब आप सबके टाइम टेबल में रिवीजन भी होना चाहिए। ठीक है, और जो रिवीजन है उसके लिए आपको 2 to 3 आवर्स प्लान करके चलना है। तो रिवीजन में सबसे पहले उन टॉपिक को प्रायोरिटी देना है जो टेस्ट में आ रहे हैं, है ना, जो टेस्ट में आ रहे हैं सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं रिवीजन करने बैठे मोल कंसेप्ट शुरू कर दिया, अरे जो टेस्ट में आ रहा है उसको करो ना यार। जैसे आपका अभी जो टेस्ट होने वाला है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉलिड है, सरफेस है ना, तो वो सारा सबसे पहले आपने करना है। अभी जो आपका टेस्ट होगा 28 को, मैं बता दूं, उसमें इलेक्ट्रो है, सॉलिड है, सरफेस है, और भी टॉपिक होंगे, ये तीनों तो कंफर्म है अभी तक, वो बाद में चेंज हो भी सकता है। क्लियर? तो जो टेस्ट में आ रहे हैं पहले उनको करना है, नंबर 1। जब आपने रिवीजन करना है तो डेली 2 to 3 आवर करना है। टेस्ट में जो आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी पे देना है। उसके बाद उन चैप्टर्स को करना है। उसके बाद
उन चैप्टर्स को करना है, उन चैप्टर्स को करना है जिन्हें आपने पढ़ा है, जिन्हें आपने पढ़ा है पर आपको लगता है भूल जाओगे, जैसे आयोनिक। ऐसा मुझे लगता है मेजर बच्चों को जो फिजिकल पढ़ते हैं तो उनको लगता है सर आयोनिक हम भूल जाएंगे, उसमें से सारा बन गया तो हम भूल जाएंगे, है ना, पर आपको भूल जाएगा। तो आप क्या करो, उन्हें टाइम टाइम पे रिवाइज क्या करो, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ, यही आगे बढ़ने का नाम है। व्हाट इज योर वीकनेस, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। जैसे किसी बच्चे का निजाम मुझे इक्विलिब्रियम भूल जाएगा, उससे पढ़ो। तो दूसरी बात, तीसरी बात, जब भी पढ़ने बैठो एक सिंगल सिटिंग में बैठो। मतलब अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो भी सिंगल सिटिंग। मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बता रहा हूं और वो आपको ऐसे ही करना है। मैं हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, मैं केवल फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। क्लियर? आपको सिंगल सिटिंग में करना है। मतलब अगर आप आज रिवाइज करने बैठे, लेट से आज आप रिवाइज करने बैठे इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम लगातार 2 घंटे तक रिवाइज करो। ऐसा नहीं आधे घंटे पढ़े, यार मन नहीं कर रहा, यार सब भूल गए, तो पता चला दूसरा पीरियड, ऐसा नहीं। आप उसके पीछे परेशान करो खुद को बार बार चीजों को ढूंढ ढूंढ के याद करने की कोशिश करो, बट फॉर अ टाइम आप उसके पीछे एक टाइम इन्वेस्ट करो। क्लियर? तो सिंगल सिटिंग में आपको करना है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, आपकी जो सिंगल सिटिंग है वो 3 to 4 आवर्स होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 4 घंटे तक चलेगा, इससे कम नहीं, आधे घंटे की सिटिंग नहीं चाहिए। क्लियर? आपको पढ़ना है, रिवीजन प्रॉपर करना है, सिंगल सिटिंग में करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। एक्सरसाइज सॉल्व अगेन। और जब आप सॉल्व करें तो सिंगल सिटिंग में सॉल्व करें और पीछे आंसर नहीं देखें, है ना, डोंट लुक आंसर। पीछे आंसर नहीं देखे, आपको ऐसे ही, ऐसा नहीं कर रहे हो पीछे आंसर देखो यार मेरा फर्स्ट का सेकंड है, ऐसे नहीं। सिंगल सिटिंग में सॉल्व करो, लगातार 20 सवाल करो, लगातार 30 करो, लगातार 40 करो, फिर एक साथ आंसर दो। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको ये जरूर करना है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं सरफेस केमिस्ट्री के लिए, अगर कोई बच्चा अभी भी ऐसा है जिसको सरफेस केमिस्ट्री सारा नहीं याद है, तो उससे मैं कह रहा हूं कि वो एक दिन निकाले, वो कोई भी छुट्टी का दिन हो, वो 6 आवर्स अलग से निकाले। 6 आवर्स, 6 आवर्स का चैप्टर है, आपने अगर क्लास करी है तो 6 आवर्स के अंदर आप एक बार फिर से सारा हैंडआउट पढ़ डालो। अगर कोई बच्चे को नहीं याद है तो सारा मॉड्यूल पढ़ डालो और सारा एनसीईआरटी पढ़ डालो। विद इन 6 आवर आप केवल पढ़ो, बार बार पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, केवल पढ़ो और फिर स्टार्ट कर दो प्रॉब्लम सॉल्व करना। यू विल रियलाइज कि वो चैप्टर बिल्कुल आपके अंदर होगा, आपके जहन में बस चुका होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इनको लेके आपको पढ़ना है। रिवीजन अब आप स्टार्ट कर दे यार, ठीक है, स्टार्ट कर दे। क्लियर? आते हैं मॉड्यूल के डिस्कशन पे। तो बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया था और एक एक करके सारा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब डिस्कशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट कर लिया आप लोगों ने, तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री करें। जल्दी बताओ, सॉलिड स्टेट से सरफेस से, सरफेस हो जाएगा, लगेगा चैप्टर हो गया, है ना, तो सॉलिड से करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। चलिए, सॉलिड स्टेट में सबसे पहले आते हैं, सॉलिड स्टेट में सबसे पहले आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन में। क्या किसी बच्चे को किसी इलस्ट्रेशन में डाउट आ रहे हैं? अर्पणा बेटा आ रहे आ रहे सॉलिड स्टेट में किसी बच्चे को इलस्ट्रेशन में कोई डाउट? इलस्ट्रेशन, लास्ट कॉल, इलस्ट्रेशन, नो डाउट, फिनिश इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के बाद आ जाइए, इलस्ट्रेशन के बाद आ जाइए बिगिनर बॉक्स 1। बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 1 में किसी को डाउट? सॉलिड स्टेट, बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 1 के बाद बिगिनर बॉक्स 2। बिगिनर बॉक्स 2 में बच्चों का डाउट होता है। बिगिनर बॉक्स 2, सॉलिड स्टेट का बिगिनर बॉक्स 2 का प्रॉब्लम नंबर 2। हाँ लकी बेटा, अब डिस्कशन होगा, लकी अब डिस्कशन होगा, दोज अब डिस्कशन होगा, एग्जैक्टली क्लास खत्म है, अब डिस्कशन होगा, है ना, डिस्कशन होगा। एक्सरसाइज बिगिनर बॉक्स 2 का सवाल नंबर 2, बिगिनर बॉक्स 2 का प्रॉब्लम नंबर 2, आप सबका ध्यान चाहिए। बिगिनर बॉक्स 2 में कह रहा है कि एक सॉलिड है जो कि ए बी स्ट्रक्चर है। अब मैं 2 सवाल डिस्कस कर रहा हूं, तब तक आप लोग टाइप मत करो, जब मैं फिर से पूछूं सवाल तो करना, ठीक है। एक सॉलिड है ए बी जो कि NaCl टाइप का है ना। अब NaCl टाइप है यार, तो जैसे उसने NaCl बोला हम समझ गए कि जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे बैठा है और जो एनायन है वो CCP पर बैठा है। अब सवाल में कह रहा है कि जो बी एटम है वो ऑक्टाहेड्रल पर है
और जो ए एटम है वो सीसीपी पर है। क्लियर, ये पोजीशन आ चुकी है। अब सवाल कहता है इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। बच्चों कितने फेस होते हैं टोटल? 6 फेस। कितनी एक्सिस होती है टोटल? 3 एक्सिस। तो एक एक्सिस पे कितने फेस सेंटर आए? 2 फेस सेंटर। तो सवाल आपसे कहता है 2 फेस सेंटर को हटा दिया। हेलो, जिन बच्चों को डाउट था समझ में आया क्या? 2 फेस सेंटर को हटा दिया। मुझे उम्मीद है अब आपसे बन जाएगा। 2 FC एटम्स आर रिमूव। जिनका डाउट था बिगनर बॉक्स 2 का सवाल नंबर 2 क्लियर है, अभी बन जाएगा। उसके बाद अगला सवाल 2 के बाद, 2 के बाद बिगनर बॉक्स 2 के बाद प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 जिस बच्चे ने पूछा है, और आज सुन लो ध्यान से सभी लोग, हमारे नीट एग्जाम में आयोनिक क्रिस्टल में, नीट एग्जाम में आयोनिक क्रिस्टल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज NaCl। मैं ये नहीं कह रहा हूं NaCl से ही सवाल आएगा, मैं ये कह रहा हूं 98% NaCl से आएगा। जब भी कभी कोई NaCl से सवाल आए, मतलब मैंने देखा है हम लोगों का जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है उसमें भी खूब सारे NaCl सवाल होते हैं। तो जब भी कभी भी NaCl का कितना भी टेढ़ा सवाल है, कितना भी घटिया सवाल है, उसके लिए आप मेरा ये डायग्राम याद रखना। क्या याद रखना? डायग्राम क्या है? कुछ ऐसा, कोने पे Cl माइनस, बीच पे Na प्लस। चलो बड़ा सा बना देता हूं। जब भी कभी NaCl का सवाल आए तो आप मेरा डायग्राम याद रखिएगा, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस। ये क्या है? अगर आपको याद हो तो जो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसमें सभी कॉर्नर पे Cl माइनस, फेस के सेंटर पे Cl माइनस, और सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे Na प्लस। ये स्ट्रक्चर उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बीचों बीच छोटा सा बैठा है, जो एज का सेंटर है, जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये Na प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा, और जो कोने कोने पे बैठा है ये Cl माइनस। क्लियर? इससे आपसे NaCl का कोई भी सवाल बन जाएगा, मैं तो कह रहा हूं टेढ़े से टेढ़ा बन जाएगा। इस डायग्राम को आपको लेके चलना है। अब इस सवाल में फिफ्थ वाले में आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस की डिस्टेंस, मतलब सवाल आपको ये वाली डिस्टेंस दे रखा है, राइट? ये डिस्टेंस दे रखा है x। तो आप नहीं बता सकते मुझे एज लेंथ कितना होगा? आप नहीं बता सकते मुझे एज लेंथ कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हो एज लेंथ कितना होगा, हाँ या ना? ये था बिगिनर बॉक्स 2 का सवाल नंबर 5। नेक्स्ट सवाल बच्चों, नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स 2, बिगिनर बॉक्स 2 खत्म। बिगिनर बॉक्स बेटा पीछे नहीं लौटे यार, अभी मैंने आपसे कहा था कॉल है बिगिनर बॉक्स 1 का, किसी ने नहीं पूछा, इलस्ट्रेशन किसी ने पूछा, वो ऐसे जाओ ना तो चीजें फिर इंटरमिक्स हो जाती है। अब उसे लास्ट में लेंगे, रताड़ू, मोहम्मद सकलेन बेटा, अब जो चल रहा है उसमें आओ ना यार, ठीक है? हाँ, अभी हो गया बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 2। बिगिनर बॉक्स 2 का सवाल नंबर 7, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा सवाल नंबर 7, FCC crystal of oxide iron has Mn plus ion in 50% of octahedral void in the value of Na। यार कैसी बातें कर रहे हो? आपको फॉर्मूला बताना है बेटा, फॉर्मूला बना लोगे तो चार्ज बता दोगे। FCC क्रिस्टल है, कितना आसान है। कौन सवाल था? 7th वाला। FCC है, उसमें ऑक्साइड आयन है, सभी CCP पे बैठा है, तो ऑक्साइड आयन कितने हो गए? 4। अब जो Mn प्लस है ना, जो M है वो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं? 4। तो 4 का 50% 2, मतलब फॉर्मूला कैसा होगा? M2O4। इसे और सिंप्लीफाई कर लो तो कितना होगा? MO2। यार M का चार्ज नहीं बता सकते आप? किसने पूछा था? M का चार्ज नहीं बता सकते? फॉर्मूला पता चल गया तो चार्ज नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते। ओके, ये था बिगनर बॉक्स 2, ठीक है? जिसने मुझसे प्रॉब्लम नंबर 8 पूछा है, आदर्श बेटा 8 में वही कंसेप्ट लगाओ जो मैंने आपसे कहा प्रॉब्लम नंबर 5 में। 8 में वही कंसेप्ट लगाओ जो मैंने आपसे कहा प्रॉब्लम नंबर 5 में। एक्सरसाइज 1 में आ जाए, हिंट दिया मैंने आदर्श, बिल्कुल 5 जैसा है, जैसा है। एक्सरसाइज 1 में आ जाए, एक्सरसाइज 1 में अप टू 10, एक्सरसाइज 1 में अप टू 15। 15 पहला सवाल आ चुका है, मैं पहले हिंट दूंगा, है ना? तो 15 में आपसे पूछा है एलिमेंट है BCC स्ट्रक्चर हैविंग यूनिट सेल दिस द नंबर ऑफ एटम इन दिस। यार क्या कर रहे हो बेटा? यूनिट सेल का नंबर दिया है और BCC है, तो एक यूनिट सेल में 2 है, तो नंबर कितना होगा? इंटू 2 ही तो करना है, आंसर नहीं आ रहा है क्या? इंटू 2 ही तो करना है चंद्रभान पाल बेटा। 15th में नया वाला मॉड्यूल, इंटू 2 ही तो करना है, एक BCC में 2, तो टोटल मेरे पास 100 BCC यूनिट सेल। अप टू 20, अप टू 20, अप टू 25, अप टू 25, लास्ट कॉल अप टू 25, 22 तक। एक बच्चे ने मुझसे पूछा 22,
द AB क्लोज पैकिंग एंड ABC क्लोज पैकिंग आर रिस्पेक्टिव कार्ड। क्या बातें कर रहे हो बेटा? AB क्या है? FCP। ABC क्या है? CCP और FCC। याद होने वाला सवाल है। 20 वाला सिंपल है, HCP एंड FCC, HCP एंड FCC और CCP। 25 तक, 30 तक, 30 तक, 30 तक, 35 तक जिन्होंने सॉल्व किए उनको डाउट बताने, अभी ढूंढने नहीं है। 35 तक, 35 तक। द साइज ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म इज क्लोजेस्ट पैक्ड लैटिस एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड इज। यार आपसे साइज पूछा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन बड़ा होता है? कुमार गौरव, ओवी और टीवी में कौन बड़ा है? सबसे छोटा ट्रायंगुलर, उसके बाद टेट्राहेड्रल, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद क्यूबिक, अप टू 40 तक। 40 वाला जिसका भी डाउट है उसके लिए, मुझे पता है 40 वाला आपका डाउट होगा, जो कह रहा सुन लो। जिन बच्चों का सवाल नंबर 40 डाउट है उनको पहले मैं हिंट दे रहा हूं। आपको जो मैंने हैंडआउट दिए हैं सॉलिड स्टेट के, उसमें बहुत सारे 3D डायग्राम है। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 की बात कर रहा हूं मैं, है ना? लेक्चर 1 लेक्चर 2 या लेक्चर 3 है मेरे हिसाब से। एक बहुत प्यारा डायग्राम बना है क्यूब का, जिसमें 8 सेक्शन में डिवाइड है। एक बार आप वो डायग्राम देखना तो ही बनेगा। इमेजिनेशन का सवाल है, थोड़ा सा डायग्राम देखना पड़ेगा। यहां समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, पहले आप उस डायग्राम को देखो फिर आपसे बन जाएगा। तो डायग्राम देखो, मैंने सलाह दी है। 40 वाला, 45 तक, 45 तक, 50 तक, 50 तक, 45। किसी बच्चे ने डाउट पूछा 45 वाला, इसमें क्या बताऊं बेटा यार? 45 जिस बच्चे ने पूछा है उसका जरा सुनिएगा आंसर। 45 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रॉक सॉल्ट। इनकरेक्ट पूछा है। Na प्लस ऑक्यूपाई ओवी, सही है। Na प्लस एंड Cl माइनस 6, सही है। A unit cell of NaCl has 4 NaCl unit। सच में थर्ड ऑप्शन में होना चाहिए फॉर्मूला यूनिट, सच में थर्ड ऑप्शन में होना चाहिए फॉर्मूला यूनिट, पर अभी हम उसे पूरी तरीके से गलत नहीं मानते। अब पढ़ो जरा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है ऑल हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, एल्कली मेटल के सारे हैलाइड मतलब NaCl, मतलब KCl, मतलब RbCl, मतलब CsCl। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर NaCl होता है यार, आपको बता रखा है CsCl आपके सिलेबस में, भाई पढ़ा है आपने। तो इसलिए आंसर होगा 4। द बेस्ट ऑप्शन इज 4। क्लियर? 50 तक एक बच्चे ने पूछा 44। बेटा जिसने मुझसे पूछा 44 उसको हिंट दे रहा हूं, NaCl में कौन सा वाइड है? जिसने मुझसे पूछा 44, NaCl में वाइड है OV, और OV के लिए नंबर कहां से कहां है? 0.414 से 0.732, 0.414 से 0.732। तो आंसर क्या होगा आप समझ जाओ। क्लियर? अप टू 50 एक बच्चे ने पूछा 49, 49 द टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड बाय CCP। या नहीं बताऊंगा 49 पढ़ा ही नहीं आपने। यार ये बताओ NaCl में Na प्लस कहां होता है? आप सब बताओ जरा, NaCl में Na प्लस कहां होता है? NaCl में Na प्लस कहां होता है? OV में। Cl माइनस कहां होता है? Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस CCP में। तो टीवी में कौन बैठा है? टीवी में कौन बैठा है? टीवी में कोई बैठा है? आप बैठे हो कि मैं बैठा हूं? कौन बैठा टीवी में? टीवी खाली है, टीवी में कुछ नहीं आ रहा है। 55 तक, 55 तक एग्जैक्टली नंबर था बेटा, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 तक, 60 तक, 60 तक। एक बच्चे ने पूछा 58, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा 58 नहीं बताऊंगा। वो चार्ट आपको याद कराया था, आप याद ही नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। अच्छा, आपका डाउट होगा सर याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसे सवाल मेडिकल में नहीं आएंगे यार। 58 आप हटा दो चलेगा, 58 हटा दोगे तो भी चलेगा, मतलब मत करो 58 वाला सवाल, मत करो। 53 वाला आज बन जाएगा। जिस बच्चे ने मुझसे 53 पूछा आज बन जाएगा, जिस बच्चे ने मुझसे 53 पूछा आज बन जाएगा। वो टेम्परेचर प्रेशर पढ़ा है ना, आज बन जाएगा। 60 तक, 59 नहीं बताऊंगा। फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड में क्या अंतर था? फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड में क्या अंतर था यार? जहां कैटायन था वहां एनायन, जहां एनायन वहां कैटायन। भाई क्या कर रहे हो यार? तभी तो उसका नाम था एंटी, उल्टा है। 65 तक, 65 तक, 64 एक बच्चे ने पूछा 64। जिस बच्चे ने मुझसे 64 पूछा है उसको मैं हिंट दे रहा हूं, उसको मैं हिंट दे रहा हूं। आपको डेंसिटी दे रखी है, राइट? Na प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी दे रखी है, राइट? तो आपने क्या करना है, Z की वैल्यू लिखनी 4। लिखो जरा 64 में, 64
नहीं, मैं बता रहा हूं 64, जिसका भी डाउट है सब लोग देख लो जरा, जिसका भी डाउट है, चलो चलो देखते हैं। 64th वाला जो फॉर्म प्रॉब्लम है उसमें आपको लिखना है डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब, हाँ या ना। अब सवाल आपसे पूछा 64 में डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया है, अवोगाड्रो कांस्टेंट हमसे पूछा है वैसे सवाल में, और Z आपको लिखना पड़ेगा, M आपको NaCl लिखना पड़ेगा, और A क्यूब आपको Na प्लस और Cl माइनस दिया है, तो Na प्लस और Cl माइनस सबसे पहले आपको A निकालना पड़ेगा, राइट। तो Na प्लस और Cl माइनस मतलब ये डिस्टेंस दिए, तो इसका दुगना करोगे तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस और Cl माइनस डिस्टेंस वो A है, ठीक है। तो ये पता है, ये पता है, यहां जो Z की वैल्यू रख देना 4। सर 4 क्यों रखेंगे, किसको डाउट है? NaCl में Z की वैल्यू 4 रखेंगे, किसको डाउट है पहले ये बताओ। NaCl में Z की वैल्यू 4 रखेंगे, किसको डाउट है? किसे? अब जो मैं कह रहा हूं एक बार वो सुनिए, सभी लोग डाउट को रोकना, सभी लोग आ जाओ एक्सरसाइज 3 में, सवाल नंबर एक्सरसाइज 3 के सवाल नंबर 8 में आ जाओ। वो सवाल आते ही बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3 के प्रॉब्लम नंबर 8 में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 8 एक्सरसाइज 3 का आपका डाउट भी होगा, एक बार देख लो जरा। एक्सरसाइज 3 का प्रॉब्लम नंबर 8 सुन लो जरा ध्यान से सभी लोग। सवाल बोल रहा है सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर। भाई ये बीसीसी नहीं है, बीसीसी लाइक है, राइट। और आपको सवाल में ए दे रखा है और आपसे सवाल में डेंसिटी पूछा है, तो बच्चा लगाता है फॉर्मूला डेंसिटी बराबर Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए। बच्चा डेंसिटी निकाल चाहता है, Na ए क्यूब रखता है। अब आप सबको बताना है जो मैं पूछ रहा हूं, हम किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं, हम किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं, सीजियम ब्रोमाइड की। हम किसका मॉलिक्यूलर वेट रख रहे हैं, हम किसका मॉलिक्यूलर वेट रख रहे हैं, बोलो बोलो, सीजियम ब्रोमाइड का। तो जो हम Z रखेंगे वो किसका रखेंगे, सीजियम ब्रोमाइड का। अब जो सीजियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है कि बीचों बीच बड़ा सा सीजियम है और चारों तरफ छोटे छोटे ब्रोमाइड आयन है, मतलब देखने में बिल्कुल ये सीजियम क्लोराइड की तरह, बोलो हाँ यार। तो हमें Z किसका लिखना है, सीजियम ब्रोमाइड का। तो सीजियम ब्रोमाइड का जो Z है वो आएगा 1। जब भी कभी आयोनिक क्रिस्टल में, क्या बोला मैंने, जब भी कभी आयोनिक क्रिस्टल में हम Z लिखते हैं तो वास्तव में हम लोग फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला यूनिट। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर, पर सर ये तो बीसीसी है, सर बीसीसी है Z की वैल्यू 2 होगी ना। बेटा अगर सवाल कुछ ऐसा होता, कैसा होता, लेट्स से एज्यूम A है और उसका स्ट्रक्चर है बीसीसी, फिर हम लिखते फॉर्मूला डेंसिटी का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते क्या लिखते, Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। अब अपने आप से पूछो आप किसकी डेंसिटी निकाल रहे हो, A का। अपने आप से पूछो आप किसका मास लिख रहे हो, A का। तो अपने आप से पूछो आप किसका Z लिखोगे, A का। वो कितना आएगा, 2। क्यों, क्योंकि बीसीसी का मतलब है सभी कॉर्नर पर वही एटम और बॉडी के सेंटर पर वही एटम, सभी लोकेशन पर वही एटम, तब कहीं Z2 आएगा, नहीं तो Z यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। तो जो एक्सरसाइज 3 का प्रॉब्लम नंबर 8 है उसमें हमें सीजियम ब्रोमाइड का Z लिखना है, और जो सीजियम ब्रोमाइड का Z आएगा बच्चों वो 1 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट 1 है, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट 1 है, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट 1 है। प्रताड़ू बोलो ना यार, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट 1 है, बोलो फॉर्मूला यूनिट 1 है, फॉर्मूला यूनिट 1 है। इज दिस क्लियर? तो जब भी कभी जैसे NaCl का सवाल आया तो Z कितना लिखोगे, 4, क्योंकि NaCl में कितनी फॉर्मूला यूनिट है, 4। अब आ जाओ फिर से एक्सरसाइज 1 में, जल्दी से आ जाओ एक्सरसाइज 1 में अप टू 71, अप टू 71 डिफेक्ट वाले सवाल आज सारे आपसे बन जाएंगे, डिफेक्ट वाले, ठीक है। मुझसे बच्चे बहुत सारे डाउट पूछ रहे हैं 62, एक बार वीडियो सोल्यूशन देखना बेटा, ऐसे सवाल मत पूछो जिनका सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है, ताकि पहले हम बाकी डिस्कस कर ले, बन जाएगा। चलो मैं 62 भी ले लेता हूं, आखिरी सवाल 62, जिस बच्चे का डाउट है 62 वो भी देख लो। एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम नंबर 62, अ सॉलिड XY हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर। अब सवाल बोल रहा है बीसीसी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू आयन। तो बीसीसी का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब एक एटम कोने पर, एक एटम बॉडी के सेंटर पे, एक एटम कोने पर। ये जो लेंथ यहां से यहां तक है दिस इज बॉडी डायगोनल, जिसकी लेंथ है √3 है। कितनी लेंथ है, √3 है। अब सवाल कहता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू आयन, मतलब एनायन और कैटायन के बीच की जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब ये डिस्टेंस वो कितना दे रखा है, 173 पिकोमीटर। अब आप दिमाग लगाओ, आपसे ये पूछा है क्या करोगे, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है, सर ये पूरी लेंथ है √3 है,
जो कि बराबर है 173 इंटू 2 के। मतलब जो a होगा वो कितना होगा, 173 इंटू 2 अपॉन √3। आंसर नहीं आ रहा है क्या? देखो जरा, आंसर नहीं आ रहा है क्या? ऑलराइट, तो ये कुछ सवाल था आपका। हाँ ऐसे करना है यार, ये था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बाद जल्दी से आप लोग आ जाओ सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में कुमार गौरव एक बार देख लेना यार, बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है उसमें। सरफेस केमिस्ट्री में करेक्शन है, सबसे पहले करेक्शन लिख ले। सरफेस केमिस्ट्री में आ जाए, सरफेस केमिस्ट्री में करेक्शन है आंसर में। आंसर जो है वो है 70th प्रॉब्लम। 70 वाला जो प्रॉब्लम है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सरफेस केमिस्ट्री का प्रॉब्लम नंबर 70, जल्दी से आ जाओ। सरफेस केमिस्ट्री का सवाल नंबर 70, उसका जो आंसर है वो है 4। 3 दिया है, 4 है। क्लियर? एक और पॉइंट है, सभी लोग सरफेस केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 6 में आएंगे। सरफेस केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 6 आ जाओ जरा। सरफेस केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 6, जो एक्सरसाइज 6 सॉरी एक्सरसाइज 3 सॉरी एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6। सरफेस केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 6 नहीं राहुल, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6। ओके सॉरी, उसका जो आंसर है वो है ए बी सी डी। उसका आंसर है ए बी सी डी। तो आपको याद रखना है, मतलब बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, बाकी उसका जो आंसर है वो है ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है क्या? उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक आंसर का करेक्शन लिख लेंगे। इलस्ट्रेशन का आंसर का करेक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलस्ट्रेशन नंबर अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, जिन बच्चों ने किया देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पेज नंबर 130, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलस्ट्रेशन नंबर 13 पेज नंबर 130। देखो जरा, किसी को आंसर करेक्शन लगा क्या? लगा क्या? क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी से बताओ, क्या होना चाहिए आंसर? नहीं सॉल्व किया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं सॉल्व किया क्या? चलो सॉल्व करना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो सॉल्व करते कहीं भी दिया। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल माइनस करना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही माइनस करना है। आंसर उन्होंने प्लस करके दे दिया, उसे माइनस करना है। ठीक है, देख लेना आप, तो बस ये बेसिक बात है। अब सरफेस केमिस्ट्री में कोई और डाउट हो तो बताओ। सरफेस केमिस्ट्री में आ जाओ, आप सबको वीडियो सॉल्यूशन का भी हेल्प लेना है। सरफेस केमिस्ट्री में कोई और डाउट, कुछ कह रहा हूं सुन लो जरा। सरफेस केमिस्ट्री में 3 से 4 सवाल है जो फैक्चुअल है, जैसे कि आपको याद रखना है। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 50 हो गया, याद रखना है। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 41 हो गया, 41 41 50 याद रखना है। तो ये फैक्चुअल सवाल है जब आप चैप्टर को रीड करते हो, और मैंने सरफेस केमिस्ट्री में आपको चैप्टर रीड करने की सलाह दी थी। तो अगर कोई बच्चा चैप्टर प्रॉपर रीड करता है ना, तो ये सारे सवाल उससे बन जाते हैं। फिर भी आपको बता दूं, ये फैक्चुअल सवाल है, 2-3 है, याद कर लेना यार। ठीक है, उसके बाद आते हैं सरफेस केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 2। वो भी बहुत कॉमन डाउट है। सरफेस केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 2 का प्रॉब्लम नंबर 2, सब लोग आ जाओ। सरफेस केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 2 का प्रॉब्लम नंबर 2। सरफेस केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 2 का प्रॉब्लम नंबर 2 एक बार सभी लोग देख ले जरा। ये जो सवाल है बेहद ही आसान है, लेकिन वही है ना, आपका तो मैथ से दूर दूर का नाता नहीं, इसलिए घबरा जाते हो। जैसी मैथ आता है आपको लगता है भाई कुछ भारी भरकम सवाल है, लेकिन सवाल में ऐसा कुछ नहीं। क्या बात है? एक बच्चे ने लिखा है नो डाउट, बहुत अच्छे बेटा, मजा आ गया है। एक्सरसाइज 2 में तो डाउट आने नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को एक्सरसाइज 2 में डाउट आना ही नहीं चाहिए, बस यही मेरा टारगेट होता है। आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो, एक्सरसाइज 1 करो, 3 करो, आपको डाउट आएगा नहीं। इक्का दुक्का सवाल होता है जो हमेशा टेढ़ा होता है, तो हर साल टेढ़ा सवाल नहीं आता, और टेढ़ा सवाल अपने एग्जाम में करना भी नहीं, अपने को रिस्क लेना ही नहीं है। 45 में से 45 सवाल नहीं करना है, दिमाग में सेट रखो। बन जाए तो ऐसा भी नहीं सर ने बोला था नहीं करना है, सारे सवाल आज जैसा इस साल पेपर था, तो ऐसा नहीं सारे बन रहे तभी नहीं सर ने कहा था 45 में करना, 43 करना, 42 करना, कुछ छोड़ के आते, ऐसा नहीं है। पेपर जैसा 2016 में आया करता था, 2015 में आया करता था, मतलब जहां थोड़ा पेपर का लेवल था, तो अगर ऐसा पेपर आता है ना, तो 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे जो आपको ट्रैप करेंगे, तो इनमें ट्रैप नहीं होना है। क्लियर? तो कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जो आपको फंसाते हैं, थोड़ा संभल के चलना है पेपर। फिलहाल जैसा इस साल पेपर था, सारे बनने चाहिए थे यार, बने भी बच्चों से।
वेल मैं आ रहा हूं एक्सरसाइज 2 के प्रॉब्लम नंबर 2 में। अब जो सवाल है उसमें क्या लिखा देखना जरा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है x by m इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों क्या मैंने आपको ऐसा पढ़ाया कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है? हाँ पढ़ाया तो सही। और जब हम प्रेशर की बात कर रहे थे क्या हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेके चले थे? अरे फ्लूइडिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ाया, तभी तो आप उसे आइसोथर्म बोला करते थे। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर का फंक्शन है। सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन लिखा है x by m बराबर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों याद करो आपको हमने ऐसा कोई ग्राफ बताया था फिजिकल का और केमिकल का, याद आ रहा है? तो ये जो ग्राफ हमने बनाया था ये कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया था, तभी इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हाँ ये भी सही है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन लिखा है कि जो प्रेशर है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है एट कांस्टेंट x by m। अब मैं सही बताऊं ये जो थर्ड ऑप्शन है ना ये अपने आप में नया ऑप्शन है। ऐसा कोई किसी चैप्टर में पढ़ाएगा नहीं आपको, ये आपको अपनी थॉट से लाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा इन्होंने कुछ नया फ्रेम किया। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जब एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट है, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट है का मतलब ये है कि एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो जो प्रेशर है टेम्परेचर का फंक्शन है। भाई साहब ये आइडियल गैस गैस का सवाल हो गया। क्या प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है? हाँ है। तो जब एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा यू जस्ट सिंपली हैव टू थिंक प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाँ ऐसा होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। फिर आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें लिखा है x by m बराबर p into t। यार ऐसा मैंने आपको कब पढ़ाया कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है प्रेशर इंटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट होता है? जो पढ़ा है उस पर विश्वास तो करो। जब ऐसा कभी नहीं पढ़ा तो कहां से आप ऐसा लॉजिक लगा रहे हो? ऐसा कहा क्या कि बेटा पंखे में जितनी धूल चिपकेगी वो प्रेशर टेम्परेचर प्रोडक्ट होगा? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हेंस दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ये था आपका एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 2। बाकी सारे सवाल आपसे बन जाने चाहिए, बहुत बहुत सिंपल सवाल हैं। बन गए क्या? ऑलराइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई डाउट हो तो बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जल्दी से आ जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई डाउट हो तो बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई डाउट हो तो बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई डाउट हो तो बताओ। पेज नंबर मैं बता देता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं प्रताणु कह रहा है कि सर सॉलिड स्टेट का इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है प्रताणु बेटा, एक मिनट। सॉलिड स्टेट का इलस्ट्रेशन नंबर 12। सॉलिड स्टेट का इलस्ट्रेशन नंबर 12। एक मिनट, अभी आप लोग खोलो जरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग आ चुके हैं सॉलिड स्टेट के इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। सभी लोग आ जाओ जरा। जो लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे वो लोग एक बार आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। बढ़िया सवाल है, एक बार देख लेते हैं। मतलब है तो सिंपल ही, फिर भी एक बार देख लेते हैं। डिस्कस कर रहा हूं, आप भी देख लो, सुनी लो। अ सॉलिड AB हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, जैसे भाई ने बोल दिया NaCl टाइप स्ट्रक्चर है तो हम समझ गए भाई कि उसमें जो वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला वैसे अपने मन में लिमिटिंग रेडियस रेशियो आ गया 0.414 से 0.732। क्लियर? अब ये रेशियो है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इससे r प्लस अपॉन r माइनस एक बार 0.414 और r प्लस अपॉन r माइनस एक बार 0.732 से कैटायन का साइज निकाल लेते हैं। तो जो कैटायन का साइज आता है बच्चों पहले वाले से वो आता है 56 एक मिनट सॉरी, कौन सवाल था? नंबर 12। तो उसमें दे रखा है इफ द एनायन हैज अ रेडियस ऑफ 250 पिकोमीटर व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस फॉर द कैटायन। पहला सवाल, आइडियल रेडियस कैटायन का क्या होगा? तो NaCl है तो r प्लस अपॉन r माइनस, आइडियल मतलब सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए हमने 0.414 लिया। अब 0.414 जैसे लिया, यहां से r प्लस का साइज आता है 103.5। सर आपने 0.732 क्यों नहीं लिया? बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे कुछ डायग्राम बना के समझाया था। बॉल जैसी जैसी बड़ी हो रही थी वैसे वैसे स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो रहा था। तो स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए क्लोजेस्ट अप्रोच होना चाहिए, जस्ट फिट होना चाहिए। एग्जैक्टली द करेक्ट वर्ड तेजल ने लिखा है, जस्ट फिट होना चाहिए, इसीलिए हमने ये निकाला। ये था सवाल का पहला पार्ट। फिर सवाल कह रहा है आगे, कैन अ कैटायन C+ having a radius 180 picometer be slipped into the tetrahedral side। अब सवाल को भाई ने घुमा दिया और टेट्राहेड्रल वॉइड पे ले गया। तो जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोला अपने को मन में रेशियो आ गया 0.225 0.414। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से रेंज निकाल लेते हैं। 414 से रेंज अपन ने निकाल ली है, मतलब
हम साइज, क्योंकि आपसे पूछा क्या वो फिट होगा, तो फिट होने के लिए हमें साइज रेंज निकालना पड़ेगा। तो एक बार 0.225 से निकाल लेते हैं, एक बार 0.414 से निकाल लेते हैं। 0.225 से जो साइज आता है 56.25 आता है, और इससे जो आता है अपन ने ऊपर निकाला 103, मतलब जो कैटायन होगा यहां से लेके यहां तक वाला ही फिट होगा। 180 वाला कहां फिट होगा भाई, कहां फिट होगा बताओ, कहां फिट होगा बताओ। ठीक है क्या? तो सवाल पूछा है क्या 180 वाला टेट्राहेड्रल में जाएगा? 180 वाला टेट्राहेड्रल में नहीं जाएगा। 100 इज दिस क्लियर? ऑलराइट, अब आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जल्दी से कोई डाउट हो तो पूछ लो, मुझे पूरा यकीन है आप बच्चों को डाउट नहीं होगा, फिर भी किसी को है तो आप पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जल्दी से आ जाओ एक्सरसाइज में। यार एक बार सभी लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज 2 में आना, जरा मस्त ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं आपको मैं। एक्सरसाइज 2 में आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज, बड़ा प्यारा ऑब्जर्वेशन, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा ऐसा भी होता है हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में न जाने क्या क्या होता है। एक्सरसाइज 2 में आ जाए जल्दी से सभी लोग। एक्सरसाइज 2 में आ गए क्या? आ गए? ऑलराइट, एक्सरसाइज 2 में सभी लोग देखो जरा, प्रॉब्लम नंबर 2 सवाल रिपीट हैं, राइट? और जो रिपीट है इतने प्यारे ढंग से रिपीट हैं। सवाल चेंज है क्या? नहीं, एज इट इज रिपीट है वो तो है ही सही। एज इट इज रिपीट कौन है, कोई नंबर बताएगा सवाल का? एज इट इज कौन सा नंबर रिपीट है, कोई बताएगा? एज इट इज रिपीट है 2 सवाल, पहले वो देख लेते हैं। 24 एंड 11 एग्जैक्टली। सभी लोग प्रॉब्लम नंबर 11 और 24 को देखो। पहला ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम नंबर 11 एंड 24 देखो, देखो 11 एंड 24 एग्जैक्टली रिपीट है। तो कंक्लूजन नंबर 1, हमारे एग्जाम में सवाल अक्सर रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हुआ है, किसी दूसरे चैप्टर में भी हो सकता है, कोई नई बात नहीं होगी। कंक्लूजन नंबर 2, सभी लोग प्रॉब्लम नंबर 1 और 9 को देखो जरा। प्रॉब्लम नंबर 1 और 9, प्रॉब्लम नंबर 1 और 9 देखो, देखो आप देखोगे कि चीजें हमारे एग्जैक्टली सॉरी बेटा सॉल्यूशन में भी है, हर चैप्टर में है। बस ये ऑब्जर्वेशन दिखा के मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा आदित्य, एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूं हमारे एग्जाम में सवाल अक्सर रिपीट होते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज 2 जरूर करना है, उसके सारे सवाल आपको याद होने चाहिए, याद होनी चाहिए। मैंने क्या कहा यार आपको, जैसे मान लो सवाल आया ना पेपर में, अरे यार ऐसे सवाल 2016 में आया था, इसका आंसर ये था, ऐसे याद होना चाहिए। क्लियर? सभी सब्जेक्ट्स में, सभी सब्जेक्ट्स में। तो इसे याद रखिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा और याद भी रखिएगा। कोई दिक्कत? सभी सवालों की वीडियो सॉल्यूशन है ही सही यार, और वो आप देख सकते हो। फिर भी किसी सवाल में डाउट हो तो बताइए। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 18, फिर से पीछे ले गए। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं यार, अभी टाइम है थोड़ा सा, देख लेते हैं। ओके, आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर अबव 900। अभी मैंने आपको जो समझाया ना बेटा, ये देख लो जरा। जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है सॉलिड स्टेट का सवाल नंबर 18, उसने इसलिए पूछा क्योंकि उसने आज वाला जो टॉपिक था ना वो नहीं पढ़ा था बेटा, अब बन जाएगा। अब क्या सुनिएगा, सवाल नंबर 18 कि 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो एफसीसी में हो जाता है। हाँ ठीक है, बीसीसी एफसीसी हो गया, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट एट, बेटा फॉर्मूला लगाओ ना, डेंसिटी B बराबर Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब, Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब। अब A और Z दो चीजें बदल रही है, A और Z दो चीजें बदल रही है। जिसका डाउट था उसको हिंट दे रहा हूं मैं 18th में, A और Z दो चीजें बदल रही, ठीक है? तो बीसीसी में ए क्यूब और एफसीसी में ए क्यूब, ए और जेड दो चीजें बदल रही। मैं हिंट दे रहा हूं, ट्राई करना, बन जाएगा। ऑलराइट, तो 27 पेज नंबर 153, 27। अरे यार एक मिनट, कुछ बच्चे लिखे सॉलिड स्टेट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 से रूट 3x से आंसर नहीं आया। एक मिनट, सॉलिड स्टेट एक्सरसाइज 2, सॉलिड स्टेट एक्सरसाइज 2 किसी बच्चे ने कहा है कोई आंसर नहीं आ रहा, देखते हैं जरा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3,
द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस इन द लैटिस इज, क्यों नहीं आएगा यार? सॉल्व करो बेटा, सभी लोग सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, body centered cubic lattice with edge length A equal to 387 picometer. The distance between two oppositely charged ions in the lattice is, बेटा √3a लिखो जरा जो मैं कह रहा हूं। √3a बराबर 2 टाइम्स ऑफ r प्लस प्लस r माइनस, √3a बराबर 2 टाइम्स ऑफ r प्लस प्लस r माइनस। तो आपसे r प्लस r माइनस पूछा है, तो √3a बाई 2, √3 इंटू 387/2 करिए जरा, √3 इंटू 387/2। नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ गया यार। भावेश क्या कर रहे हो बेटा? चलिए, तो ये था आपका डिस्कशन। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझसे अलग से पूछेगा। आज से इतना ही करते हैं। जो आपके वैसे क्वेरीज हैं उनको देख लेते हैं। सर एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करें, प्लीज बताएं। बेटा हर्षित, जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद, सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद सबसे पहला रिवीजन आपको करना है कंप्लीट। कैसा रिवीजन करना है? कंप्लीट रिवीजन। कुछ ही दिनों में हो जाएगा सौम्य, डोंट वरी। मतलब आपका जो फर्स्ट रिवीजन हो, लिसन केयरफुली, मेजर के पहले जो फर्स्ट रिवीजन हो वो आपका फुल रिवीजन होना चाहिए, और मेजर के बाद फिर पेपर स्पेसिफिक रिवीजन होना चाहिए। मेजर के पहले आपका फुल रिवीजन है सभी सब्जेक्ट का, फुल मोल, फुल एटॉमिक, फुल इक्विलिब्रियम, फुल आयोनिक, फुल केमिकल, फुल इलेक्ट्रो, फुल फुल फुल, मतलब थ्योरी प्लस मॉड्यूल, थ्योरी प्लस मॉड्यूल। जैसे ही मेजर स्टार्ट हो जाए आपका रिवीजन का स्पैन छोटा हो जाए। अब आप शॉर्ट नोट से रिवाइज करना स्टार्ट करें। सबसे पहले फुल रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने आपसे मॉड्यूल के सॉल्यूशन बनवाए हैं। जिन बच्चों ने मॉड्यूल के सॉल्यूशन बनाए हैं, मैं उन्हें वादा करता हूं जब उन्हें एक्सरसाइज को रिवाइज करना होगा तो मॉड्यूल के सॉल्यूशन आपको बहुत हेल्प करेंगे। पूरा मॉड्यूल कब रिवाइज हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो जो मैंने आपसे कहा पहला रिवीजन हमें करना है कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट मॉड्यूल का। तो उसमें आप मॉड्यूल के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें जो आपने खुद बनाया है, फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन, अब आपका मेजर चल रहा है, तो मेजर के समय आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है और साथ में प्रॉब्लम लगाने। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, साथ में प्रॉब्लम लगाने। और पेपर में जितने नए नए तरह के सवाल बने, लिसन केयरफुली, पेपर में जितने नए नए तरह के सवाल आपको मिले उस सारे सवालों की जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, जो पॉइंट है, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करें। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जब मेजर होने लगेगा उसमें जो नए नए तरह के सवाल कंसेप्ट आपको मिलेंगे, उनका जो लॉजिक है, उनका जो कंक्लूजन है, उनका जो फॉर्मूला है, वो भी उसमें ऐड करें। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका जो शॉर्ट नोट्स है बिल्कुल रिच हो जाएगा। मतलब उसमें हर चीज होगा। आपने जो पढ़ा वो तो है ही सही, जो टेढ़े मेढ़े सवाल है वो भी उसमें है ही सही। क्लियर? उसके बाद जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आते जाएगा, आप रिवीजन के स्पैन को छोटा करना। मतलब सबसे पहला फुल रिवीजन, फिर शॉर्ट नोट से और मॉड्यूल का रिवीजन, फिर जैसे जैसे पेपर आ जाए आप केवल एक्सरसाइज 2 को रिवाइज करना, और करीब हो जाए तो आप सिलेक्टेड सवाल करना, कुछ ऐसे रिवाइज करना। रिवीजन पूरी ताकत से करना, जितना मैक्सिमम कर सकते उतना करना। ठीक है? कुमार गौरव, सॉलिड स्टेट का भी शॉर्ट नोट जरूर बनाना है। मैंने बच्चों से केवल सरफेस केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट बनाने नहीं कहा, वो भी मैंने कहा लास्ट क्लास से बना ले, पर इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको हर चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाना है, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाना है, इवन इट इज बीओजी, इवन इट इज एनी स्मॉल चैप्टर। क्लियर? तो ये थी कुछ बातें, बहुत सारी बातें जो है आप मुझसे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं क्लास का हैंडआउट आपसे शेयर करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट और पूरी ताकत से नीट की तैयारी करें। थैंक यू परवा बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन। पूरी ताकत से नीट की तैयारी करें, और जब सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बताना जरूर। ऐसा नहीं डॉक्टर बन जाओ भूल जाओ यार, मतलब बच्चे ऐसे ही करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छे सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर याद भी नहीं करते। तो आपको बताना जरूरी है जब आपका सिलेक्शन हो जाए, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच। मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं क्लास का हैंडआउट। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को।